नमस्कार दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछली बार जो वीडियो डाला था वो आपने ध्यान से देखा होगा। तो ये अशोक आईएएस का एक नया चैनल बना हुआ है। मित्रों, सबसे समस्या इस बात की है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से हमारा पुराना चैनल था जो उसको ब्लॉक करना पड़ा। हम आशा करते हैं कि जो हमने नया चैनल बनाया है यूट्यूब का, ये अशोक आईएएस बलरामपुर के नाम से है। हम चाहेंगे कि इसको एक बार आप फिर से सब्सक्राइब करिएगा। पुराना वाला रहने दिए, जो भी हो चुका। हाँ, वीडियो जहाँ तक बात है वो उस पर नहीं, अब नए वाले पर ही आएगा। हम आपसे आशा ये करते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको जानकारी ठीक ठाक मिल रही है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब तथा लाइक करना न भूलिए। इसको जरूर करिए। इससे क्या होगा कि एक तो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, और दूसरी सबसे बात ये है कि इससे जो हमारी टीम है और आपकी टीम है अशोक आईएएस की, ये और बेहतर करने का प्रयास करेगा। तो हम चाहेंगे कि इसको आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम लोग एक बार फिर से करंट अफेयर के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि कोई भी परीक्षक किस प्रकार से करंट अफेयर से चीजों को रिलेट करके जीएस पूछता है। हमने पिछले क्लास में 4 पॉइंट को देखा, हालांकि थोड़ा समय के अभाव के कारण अंतिम में जल्दी से करना पड़ा, किंतु इस बार सोचेंगे कि वो ठीक ढंग से हो। आज हम एक बार फिर से करंट अफेयर के टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अनलॉकडाउन 2 घोषित कर दिया और 1 महीने के लिए अर्थात 31 जुलाई तक इसको पूरी तरह से अनलॉकडाउन घोषित है। तो एक बार फिर हम लोग अपने कोचिंग संस्थान वगैरह में नहीं जा सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, तो क्यों ना घर बैठ के ठीक ढंग से पढ़ाई किया जाए। यद्यपि हम आगे वीडियो जो लाएंगे एक एक टॉपिक पर लाएंगे, लेकिन अभी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो करंट अफेयर और जीएस दोनों के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम चाहेंगे इन पर चर्चा करें। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राष्ट्रपति महोदय ने राज्यसभा में सदस्यता दे दी, नामित कर दिया। इस बात को लेकर राजनीति में और न्यायालय में तथा सड़क तक हर जगह इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या कोई मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, और यदि बन सकता है तो क्या ये कहां तक उचित है। इस मामले पर हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहला राज्यसभा में न्यायाधीशों की नियुक्ति। आपने देखा कि जो मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई महोदय, ये अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में 1 महीने में ताबड़तोड़ फैसले देके गए। 370 हो या अयोध्या हो, कई सारे मामलों पर उन्होंने ऐसे फैसले सुना दिए जो मील के पत्थर साबित हो गए। अब जैसे ही उनका कार्यकाल समाप्त होता है, राज्यसभा में न्यायाधीश के रूप में, एक सदस्य के रूप में राष्ट्रपति महोदय उनको नामित कर देते हैं। बवाल यहीं से शुरू होता है। देखते हैं क्या राष्ट्रपति न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। तो देख लेते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो राष्ट्रपति होता है इसको कुछ मामले में अधिकार प्राप्त है। क्या है कि यदि वो चाहे तो राज्यसभा के कुल सदस्यों में से 12 सदस्यों को वो नॉमिनेट कर सकता है, बोले तो नामित कर सकता है। अब समस्या इस बात की हुई कि 12 सदस्यों को वो नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन किस बेस पर कर सकता है, तो हम देख लेते हैं। पहला, हम लोगों को पता है कि उस व्यक्ति को विज्ञान के क्षेत्र में अनुभवी होना चाहिए, बोले तो जानकार होना चाहिए। दूसरा, समाज, वो बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता हो। तीसरा, साहित्य, वो भारत के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी एक का विशेष जानकार हो। यद्यपि 2011 के अनुसार भारत में लगभग 1100 भाषाएं हैं
और यदि हिंदी वगैरह में सब कुछ सम्मिलित कर लिया जाए फिर भी 121 भाषाएं लगभग बच जाती हैं। उन 121 भाषाओं में से हमारे संविधान में 22 भाषाओं को जगह दिया गया है, जिनमें से लगभग 44% बोली जाने वाली हिंदी हमारी एक राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। क्योंकि हमारे भारत में केवल 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है, और बाकी के जितने 20 राज्य बसते हैं उन सब में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, तेलुगु है, बंगाली है, आज सारे लोगों ने। तो उन लोगों ने विरोध किया कि सर क्यों हमारे ऊपर हिंदी थोप रहे हैं, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि सारे भाषाओं का लगातार विकास हो। तो भारत ने कहा था चलो ठीक है, शुरुआत में हम लोग इंग्लिश रख लेते हैं और उन 15 वर्ष के बाद में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। लेकिन 15 वर्ष के बाद में जब इसको चेंज किया जाने लगा तो सारे लोगों ने विरोध किया कि प्लीज सर रहने दिया जाए, भारत विविधताओं का देश है। उसने कहा चलो ठीक, रहने दिया जाए। तो आज भी संपर्क के रूप में अंग्रेजी हमारी एक ऑफिशियल भाषा के तौर पर है, क्योंकि आपने पिछले क्लास में देखा कि चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, हर जगह, चाहे संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, उसके जो निर्णय होंगे, कार्यवाही होगी, आदि चीजें इंग्लिश में ही होगी। तो विज्ञान, समाज, साहित्य और विज्ञान, कला और चौथा है कला। इन 4 क्षेत्रों में हमारे राष्ट्रपति महोदय किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में नहीं है, पिछले मुख्य न्यायाधीश है जिनका नाम था रंजन गोगोई, ये असम के हैं, आपको पता ही होगा। इनको इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता दे दी। बवाल मचा। देखते हैं क्या बवाल है। क्या कोई मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा का सदस्य बन सकता है? हाँ, बन सकता है। संविधान में कहीं ऐसा कोई रोक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, संविधान में ये लिखा है सरकार के अधीन किसी पद पर वो काम नहीं कर सकता, किंतु राज्यसभा में याद रखिएगा शब्दों का खेल बहुत बेहतर है। राज्यसभा में ये साहब मनोनीत हुए हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, न कि राज्यसभा में निर्वाचित हुए हैं। यानी कि राज्यसभा में हमारे रंजन गोगोई महोदय निर्वाचित नहीं हुए हैं, इलेक्ट नहीं हुए हैं, नॉमिनेट यानी मनोनीत हुए हैं। इन शब्दों का क्या खेल है, देख लेते हैं। यदि राज्यसभा में ये निर्वाचित होते तो फिक्स है किसी न किसी दल से होते, जैसे भाजपा से होते, कांग्रेस से होते, आदि सारे 8 पार्टियां जो हैं। लेकिन ये निर्वाचित नहीं हुए हैं, इसलिए किसी दल के नहीं है। अच्छा सोचो, अगर जो ये निर्वाचित हो जाते तो क्या होता? तो ध्यान दीजिएगा, अगर जो कहीं किसी पार्टी से ये निर्वाचित हो जाते हैं तो समस्या इस बात की है कि इनको उस पार्टी का कहना मानना पड़ेगा। कैसे? आप लोगों ने इस बात को सुना होगा कि कोई भी पार्टी होती है वो अपने सदस्यों के लिए एक शब्द सुना होगा आपने, WHIP, व्हिप, ये जारी करता है। हिंदी में इसको कहते हैं सचेतक। ये क्या चीज है, देख लेते हैं। मान लिया कि भाजपा सरकार रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाना चाहती, जबकि कांग्रेस क्या चाहती थी कि कृष्ण गोपाल गांधी बने। तो जब दोनों लोग पार्टी के उम्मीदवार बनकर आए तो भाजपा क्या काम करेगी, उसको डर है कि कहीं हमारे सांसद कृष्ण गोपाल गांधी को न राष्ट्रपति चुन ले। तो वो क्या काम करती है, एक पत्र लेती है और उस पर लिख देती, सीधे आदेश ये पार्टी का अध्यक्ष करता है, सीधे लिख देता है कि आप सभी को इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है या वोट देना है, ये हमारा आदेश है। तो वो पत्र पार्टी अपने लोगों के मध्य जारी करती है और उसका कहना मानना ही पड़ता है। अब यदि किसी पार्टी के द्वारा जारी किए गए व्हिप को यदि कोई सदस्य नहीं मानता है तो उसको दल से निष्कासित भी किया जा सकता है। ये बात हमारे CJI महोदय पर लागू नहीं होता है। मतलब कि रंजन गोगोई साहब किसी भी पार्टी के कहना मानने को मजबूर कदापि नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को राज्यसभा में रख सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि राष्ट्रपति ने एक ऐसे योग्य व्यक्ति को नॉमिनेट किया है जो हमारे देश का पूर्व न्यायाधीश रह चुका हो। इससे राज्यसभा की कार्रवाइयां और बेहतर होंगी।
यहाँ तक चीजें हमें समझ में आई, लेकिन एक समस्या इस बात पे फंस गई, क्या इसी समय उनको सदस्यता देना अनिवार्य था? जैसे ये यहाँ पर थोड़ी सी नकारात्मक चीजें हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या इसी समय उनको सदस्यता देना अनिवार्य था? तो सीधा से इसका मतलब होता है कि यदि इसी समय उनको सदस्यता दिया गया, इसका मतलब कि सीजेआई महोदय को पुरस्कृत किया गया है। कैसे पुरस्कृत किया गया? अगर जो आप पिछले निर्णयों को देखेंगे तो ज्यादातर निर्णय सरकार के संदर्भ में, सरकार के पक्ष में गए हैं और उसको सुनाने वाले मिस्टर रंजन गोगोई साहब हैं। अब यदि रंजन गोगोई साहब सरकार के पक्ष में ज्यादा निर्णय कर देते हैं तो सरकार शायद उनसे ये कही हो कि यदि आप मेरे पक्ष में निर्णय सुनाएंगे तो आगे चलकर हम आपको पुरस्कृत करेंगे। और कैसा पुरस्कार देंगे? ऐसा कोई पुरस्कार देंगे जो आपके नेम फेम के लिए अति आवश्यक हो सकता है कि रंजन गोगोई साहब ने ऐसा ही किया हो, शायद ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। फिलहाल दिमाग में तो ये बात आ ही सकता है कि रंजन गोगोई को पुरस्कृत करने के लिए किया गया हो। यस, ये बात तो हो सकती है, ऐसा नहीं कि हुआ ही है, हो सकती है। सबको ये लगेगा कि भाई आप मेरे पक्ष में फैसला देंगे तो फिक्स हम आपको कोई ना कोई पुरस्कार देंगे, और वो पुरस्कार कौन सा है? राज्यसभा में आपको नियुक्त कर देंगे। ये बात थी। अब यहाँ पर ये बात आती है तो फिर करना क्या चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे न्यायाधीश हिदायतुल्लाह साहब थे, सीजेआई थे, वो तो राष्ट्रपति भी बने हैं। तो ये हमारे रंजन गोगोई साहब राज्यसभा के सदस्य क्यों नहीं बन सकते? बनते भी हैं। तो आगे क्या होना चाहिए? तो जो बहुत सारे विधिवेत्ताओं ने एक बात कहा कि देखिए, हम इसको पुरस्कृत कब ना माने, जब कोई भी न्यायाधीश जब न्यायालय से अपना पद मुक्त होता है तो एक रिक्वायरमेंट रखना चाहिए कि अपने पदावधि से लेकर आगे 6 साल तक आप किसी भी सभा के सदस्य नहीं बन सकते। अब बात आती है, सर 6 साल ही क्यों? इसका कारण है कि जो सरकार होती है उसका कार्यकाल 5 साल होता है, और यदि वो सरकार वर्तमान में है और उसने नियुक्त किया तो आपको पुरस्कृत लगेगा। हो सकता है कि 5 साल बाद वो सरकार चली जाए, अगली जो सरकार आए वो आपको नियुक्त करे तो बेहतर है। इससे पुरस्कृत वाली भावना हमें नहीं लगेगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि कोई भी न्यायाधीश यदि किसी सदन का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए ये कर देना चाहिए कि आप पदावधि जिस दिन खत्म हुआ उससे लेकर 6 साल तक आप किसी भी सभा के सदस्य नहीं बन सकते। ये राज्यसभा में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति का अधिकार था, और क्या कारण था वो चीजें आपको पता चला। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते हैं कि क्या चीजें हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है, रूस के क्षेत्र में तेल का रिसाव हुआ। आपने देखा कि कुछ समय पहले रूस ने अपने एक क्रास्नोवार, जो कि आप देखेंगे, ये ध्यान से देखिएगा, रूस है, रूस दुनिया का बहुत बड़ा देश है। यदि आप देखेंगे कि रूस को तो बहुत बड़ा देश है, वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और इधर यदि आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यूरोप है, और इधर आप देखेंगे तो बीच में हमारा मंगोलिया है, और इधर आपका चाइना है, इधर आपका अटलांटिक ओशियन है, और इधर आपका साइबेरिया का क्षेत्र है। अब ध्यान से भी आप देखेंगे तो रूस का ये क्षेत्र, जहां पे पवित्र झील, जिसे आप कहते हैं बैकाल झील, दुनिया की सबसे पुरानी झील है, ये रहा आपका बैकाल झील, इसको ले लीजिए। और इसी के बगल में, हाँ ध्यान दीजिएगा, बैकाल झील के जस्ट बगल में यहीं पर रूस का एक नदी क्षेत्र है जिसका नाम है, उस नदी का अंबर नाया। और इस नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है। यदि आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो क्रायोस्नर्ग करके है, वहां पर ये बसा हुआ है। हुआ क्या कि एक जहाज जा रहा था तेल को लेकर, जिसके टैंकर से तेल का रिसाव हो गया और खूब सारे क्षेत्र में फैल गया। और उसके फैलने की वजह से हुआ क्या कि जैव विविधता पे थोड़ी टेंशन आई,
और उस टेंशन के चलते वहां का एक प्लांट था, पावर प्लांट था, वो प्लांट का पूरा घर ही गिर गया और जिसकी वजह से बहुत सारी टेंशन हुआ। तो अब यहाँ पर ये सवाल सीधा सीधा आता है कि आखिर वो घर क्यों गिर गया, कैसे अंबर आया, चर्चा में आया। बैकाल झील यहाँ पर है। तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस जगह पे रूस का एक नदी है जिसका नाम आपने सुना होगा, लीना, सुना ही होगा। लीना नदी बहती है, आर्कटिक सागर में गिरती है। तो देखते हैं ये क्या चीज है। तो सबसे पहले कि रूस का ये वाला का पूरा क्षेत्र साइबेरिया में आता है और साइबेरिया का क्षेत्र आपको पता ही होगा कि साइबेरिया का नाम सुनते ही आंखों के सामने केवल बर्फ की चादर समेटती हुई नजर आती है। और ध्यान दीजिएगा, इसी बात को लेकर यह शब्द इस समय चर्चा में है, जिसको आईएएस ने पूछा भी है शायद 2012 या 13 में, और मुख्य परीक्षा में अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। संभव है 2020 के लिए चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, बाकायदा पूछा जा सकता है कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। देख लेते हैं कि आखिर में परमाफ्रॉस्ट किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परमाफ्रॉस्ट एक तो सबसे मेन बर्फ, कुछ मिट्टी, कुछ पत्ते, जिसको आप कह सकते हैं ह्यूमस। ह्यूमस को आप जानते ही होंगे, गले पत्तियां जब मिट्टियों में मिल जाती हैं तो उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। इन सब का सम्मिलित रूप जब लगभग 2 वर्ष तक लगातार पड़ा रहता है, और लगातार कहाँ पड़ा रहता है, जहां पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। अब 2 साल हो सकता है, 10 साल भी हो, इस बर्फ की मात्रा ज्यादा होगी, मिट्टी पत्ते आज की मात्रा बहुत कम होती है। तो होता क्या है कि अब ये बर्फ इतनी मजबूत हो जाती है जैसे आपको पत्थर लगेगा, तो लोग क्या काम करते हैं, इसी बर्फ पर अपना घर बना लेते हैं। घर बना है, सब कुछ ठीक है। तो याद रखिएगा, परमाफ्रॉस्ट बर्फ, मिट्टी, पत्ते आदि का एक मिश्रित रूप है जो 2 साल से अधिक समय तक जमा रहता है और जहाँ का तापमान माइनस में हमेशा होता है, सामान्यतः 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। इसकी वजह से रूस में कैसे टेंशन आया, तो जरा जान लीजिए कि बर्फ के नीचे जो मिट्टी होती है या पत्ते होते हैं, ये सब के सब कार्बन सिंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब के सब कहलाते हैं कार्बन सिंक। ये क्या है, कार्बन सिंक वो होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके अपने में समेट के रखते हैं, उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं। जैसे समुद्र सबसे बड़ा कार्बन सिंकर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के भारी मात्रा को अपने में समेट के रखता है। कैसे, क्योंकि समुद्र में होती हैं एल्गी, और एल्गी इस धरती पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं, और फोटोसिंथेसिस जितने ज्यादा करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करेंगी और ऑक्सीजन निकालती रहेंगी। तो कार्बन सिंक के रूप में मिट्टी भी होती है। ध्यान दीजिए, मिट्टी भी कार्बन सिंक का ही रूप में है। पत्ते बोले तो वन कार्बन सिंक के रूप में है। ये सारे लोग मिलकर कार्बन सिंक बनाते हैं। और याद रखिएगा, ह्यूमस, आईएएस प्री 2018 का सवाल है, 17 का, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमस सबसे ज्यादा, ह्यूमस का काम क्या होता है, मिट्टी को उर्वर बनाना। और ह्यूमस कैसे उर्वर बनाती है, तो याद रखिएगा, मिट्टियों में कुछ जीव जंतु होते हैं जिन्हें आप कहते हैं जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। होता क्या है, ये बैक्टीरिया इस ह्यूमस को खाते हैं और खाकर खत्म कर देते हैं। तो जानकारी के लिए हम आपको थोड़ा सा बता दें ये चीजें क्या हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि आप देखते हैं कि हमारी पृथ्वी सामान्यतया गोल है और इसके बीचों बीच से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अब आप सोचिए कि यदि भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है तो फिक्स है यहाँ का जो टेम्परेचर होगा बहुत ज्यादा होगा। अब यहाँ पर यदि ह्यूमस आ जाए तो इसको यहाँ पर गर्मी होने की वजह से ह्यूमस को बैक्टीरिया लोग खाकर खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी। इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में
ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक कम पाई जाती है। जबकि अगर जो आप शीतोष्ण कटिबंध में जाते हैं तो वहां पर ठंडी होता है और ठंडियों में बैक्टीरिया सक्रिय कम होते हैं, इसलिए यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह आयुस्त्री का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अब जब यहाँ पे ह्यूमस अधिक पाया जाएगा, और ध्यान दीजिए परमाफ्रॉस्ट का पिघलने का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अब जैसे और हाँ, इस ह्यूमस में बैक्टीरिया आराम से पड़े हुए हैं, इन्हें रिएक्शन करने के लिए उचित टेम्परेचर नहीं मिला है। लेकिन जब परमाफ्रॉस्ट के पास में ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होता है तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही एक्टिव हो जाते हैं ये ह्यूमस को खाकर खत्म कर देते हैं, और जैसे ही ह्यूमस खाकर खत्म कर देते हैं टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आप मुझे बताइए क्या परमाफ्रॉस्ट पिघलने नहीं लगेगा? यस। और जब परमाफ्रॉस्ट पिघल जाएगा तो फिक्स है कि वहां पर बने हुए मकान वगैरह सब गिर जाएंगे। तो इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। परमाफ्रॉस्ट 2 साल से अधिक समय तक जमी हुई जमीन होती है, और वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते जब पिघल जाती है तब ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। जीवाणु, इन सारे चीजों को आप जानते ही, पिछले वीडियोज में बाकायदा आपको बताया ही जा चुका है। अब आगे देखते हैं कि अगला कौन सा टॉपिक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 क्यों चर्चा में था? पहले तो ये जान लीजिए कि आपने देखा कि सिंधिया साहब 22 विधायकों को लेकर भाजपा में जैसे ही शामिल हुए, कांग्रेस की सरकार गिर गई मध्य प्रदेश में और भाजपा की सरकार अस्तित्व में आ गई। इससे दल बदल वाले चीजों को बढ़ावा मिला। सरकार इसको रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन भी किया और 10वीं अनुसूची भी जोड़ दिया। हुआ क्या कि वर्ष 2003 तक, इससे पहले 1950 से लेकर 67 तक कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार राज्य में भी थी और केंद्र में भी थी। तब तक तो कोई समस्या नहीं हुआ। लेकिन 67 के बाद में कुछ क्षेत्रीय दल आए, और इत्तेफाक की बात यह है कि 1990 के बाद में क्षेत्रीय दलों का उद्भव ज्यादा तरीके से हुआ। इसलिए अब सरकार बनाना अनिवार्य तो था ही, और जब किसी को बराबर से बहुमत नहीं मिला तो कई पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बना लिया। लेकिन कोई पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन क्यों बनाए? तो मान लिया कि मैं कांग्रेस और अन्य सारी पार्टियां हैं और मुझे 10 सीट की आवश्यकता है सरकार बनाने के लिए, तो हम उस पार्टी से कहेंगे आप हमारे में मिल जाइए। वो कहेगा आप मुझे क्या देंगे? हम उनसे कहेंगे आओ हम आपको मंत्री बना देंगे, किसी को वित्त मंत्री, किसी को गृह मंत्री, किसी को राज्य मंत्री, किसी को कोई भी मंत्रालय। अब मंत्रालय का पद दे देकर हमने सबको अपनी तरफ कर लिया और गठबंधन की सरकार बना ली। लेकिन समस्या इस बात की हुई कि भाई साहब आप कितने मंत्री बनाएंगे, कितने मंत्री हो सकते हैं? मंत्री का पद कहीं घूस का पद तो नहीं माना जाने लगा। इस बात को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया कि नहीं, ये गलत बात है। इस तरह से तो मंत्री एक घूस के रूप में हो जाएगा, ऐसा ना हो, इसके लिए उसने फैसला सुनाया। और इस बात को लेकर सरकार ने वर्ष 2003 में संविधान ने 91वां संविधान संशोधन कर दिया। इस संविधान संशोधन में यही कहा आप चाहे गठबंधन की सरकार बनाएं और चाहे अपनी सत्ता की अकेली सरकार बनाएं, यदि आप सरकार बनाना चाहते ही हैं तो याद रखिएगा संसद में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, इन सब के कुल सदस्यों का केवल 15% व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं। याद रखिएगा, पीएम सहित। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो केवल 15% व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं। विधानसभा में, राज्यों में विधानसभा में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब का 15% विद सीएम ही बन सकता है। और ये क्राइटेरिया निश्चित करके संसद ने मंत्री पद के घूस के रूप में बैन कर दिया कि अब आप मंत्री को ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि आप आइए हम आपको मंत्रालय दे रहे हैं। इसलिए 91वां संविधान संशोधन हुआ हमारे संविधान में। अगला, भारत की कूटनीति वर्तमान में। अब समस्या इस बात की है कि भारत की कूटनीति वास्तव में
रियल तरीके से यदि आप देखेंगे तो 1990 में नरसिम्हा राव, नाम आपने सुना ही होगा। ये नरसिम्हा राव साहब वही हैं जिन्होंने आरक्षण ओबीसी के लिए 27% लगाया था। 1990 में नरसिम्हा राव ने एक पॉलिसी शुरू किया था, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो उसका नाम पड़ता है लुक ईस्ट पॉलिसी, बोले तो पूर्व की ओर देखो नीति। इसका सीधा सा तात्पर्य था कि आज जिस संगठन को आप आसियान कहते हैं, दक्षिण चीन सागर के आसपास के देशों को, फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, बर्मा वगैरह जो भी होते हैं, उन सब की ओर देखो और देखने के बाद उनसे अपने सामरिक और आर्थिक व्यापार को आगे बढ़ाओ। वहीं से भारत की रियल कूटनीति शुरुआत होती है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, 15 देश उससे बने थे, और 1990 में जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है तो अकेली महाशक्ति बचती है अमेरिका। उसी के संदर्भ में हम आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक अपने आप में एक अकेला टॉपिक है जो पूरे क्लास में चलना चाहिए, इसलिए हम आपको भी थोड़ा सा इसका एक झलक देंगे, ग्लिम्स देंगे। बाकी चीजें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। जैसे कि पी नरसिम्हा राव साहब ने जो लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू किया था, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको लुक को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज कर दिया है? यस, चेंज कर दिया है। इन सब के चलते भारत सरकार की जो विदेशी नीति है वो बेहतरीन मोड़ पर जाकर पहुंची है। हालांकि कुछ कमियां हैं, जैसे अभी भारत और चीन के मध्य में विभिन्न प्रकार के तनाव सीमा पर देखेंगे। देपसांग नाम आपने सुना होगा, तो ध्यान दीजिए, यदि ये आप जम्मू कश्मीर बनाते हैं तो यहाँ पर आपका एक टॉपिक, एक बिंदु है देपसांग। वो घास का मैदान है, वहां पर एक समुदाय रहता है और उस समुदाय का नाम है चांगपा। नाम आपने सुना ही होगा। ये चांगपा समुदाय लद्दाख में रहता है और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी बोला जाता है। अब ध्यान से देखिए, जब यलेसी पर भारत चीन के मध्य में हिंसक झड़प हुई तो दुनिया दो खेमों में बंटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। एक वो जो चीन की सहायता करेगा, एक वो जो भारत की सहायता करेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि भारत के साथी बहुत सारे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की विदेश नीति का परिणाम ही है कि युद्ध के बादल जब मंडरा रहे हों तब रूस अपने हथियारों को भारत में भेज रहा है, फ्रांस अपने राफेल को भारत में भेज रहा है। ये बड़ी बात है। यद्यप चाइना की सरकारी अखबार आप जानते हैं, ग्लोबल टाइम्स, उसमें सीधे सीधे कहा गया है रूस को कि आप भारत को अपना हथियार मत बेचिए, लेकिन रूस ठहरा पुराना और पक्का मित्र और भारत को अपने हथियार बेचने के समझौता कर चुका है। लेकिन थोड़ा सवाल उठता है कि जब इंडिया अमेरिका के पीछे इतना परेशान हो तो क्या वर्तमान में रूस भारत की सहायता करेगा? पहली बात। दूसरा सवाल कि क्या भारत अमेरिका पर विश्वास कर सकता है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल सुनिए, क्या भारत अकेले चीन से मुकाबला कर सकता है? और चौथा तथा अंतिम सवाल सुनिए, वो कौन कौन से देश होंगे जो भारत की ओर से चीन के विरुद्ध लड़ेंगे? इस चीज को ध्यान से समझने के लिए आपको भारत के पिछले 10 सालों का इतिहास खंगालना पड़ेगा। कैसे? देखिए, वर्ष 2008 में अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु अप्रसार संधि किया। क्यों किया? सवाल आता है। दूसरी बात यह है कि आखिर में आज तक पाकिस्तान में कोई बड़ा रूस का राष्ट्रपति क्यों नहीं गया? तीसरी बड़ी बात यह आती है कि अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के 370 के मामले को लेकर IOC, बोले तो इस्लामिक सहयोग संगठन, जो कि लगभग 53 देशों का एक मुस्लिम राष्ट्र समूह है, वो भारत की आलोचना किया है। क्या भारत इन सब के खिलाफ अपने मोर्चे पर सफल होगा? तो देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि क्या भारत से यदि युद्ध हो ही जाए चीन से तो रूस किधर होगा और अमेरिका किधर होगा? तो एक लाइन में हम आपको अभी छोड़े जा रहे हैं, बाकी की चीजें हम आपको अगली क्लासेस में बताएंगे कि रूस अमेरिका के बाद इस धरती का दूसरी महाशक्ति है सैन्य शासक में।
अगर जो कहीं रूस चीन का सहायता दे दे और भारत हार जाए तो फिक्स है कि चीन बहुत पावरफुल बनकर उभरेगा। और क्या गारंटी है कि कल चीन रूस पर अटैक नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि रूस चीन को महाशक्ति बनते हुए नहीं देखना चाहता है, लेकिन यदि भारत अमेरिका के साथ में है तो रूस की स्थिति क्या होगी। इस चीज को जरा इस बात पर ध्यान से देखिए कि रूस और चीन का युद्ध भी हो चुका है और आज चीन की ज्यादातर सेनाएं लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा रूस से सीमा मिलती है उस पर तैनात है। तो अगर जो कहीं रूस ने चीन का साथ दे दिया तो फिक्स है कि चीन महाशक्ति बनेगा यदि भारत हार गया तो। और रूस कभी चीन को एक महाशक्ति के रूप में नहीं देखना चाहता, इसलिए वो एक चीज जरूर करेगा कि हो सकता है कि वो चीन की सहायता ना करे, हो सकता है भारत की सहायता ना करे, लेकिन वो चीन की सहायता पक्का नहीं करेगा क्योंकि वो अपने महारथ को कभी खत्म नहीं करने देना चाहेगा। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल आदि का क्या रोल रहेगा इस मामले में वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। इसलिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना मत भूलिएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अशोक IAS की तरफ से धन्यवाद।